सुप्रभात। स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 12 वाणिज्य अर्थशास्त्र की क्लास चल रही है, जिसमें अध्याय सेकंड उपभोक्ता का संतुलन टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता की जो संतुलन की विधि है उनके बारे में बात चल रही थी, जिसमें पहले हमने गणनावाचक विश्लेषण की बात की और उसके बाद क्रमवाचक विश्लेषण की बात चल रही थी। क्रमवाचक विश्लेषण में हमने तटस्थता वक्र है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे तटस्थता वक्रों की विशेषताएं। ठीक है, तटस्थता वक्र क्या होता है, किस प्रकार से बनता है, इन सब के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे तटस्थता वक्रों की विशेषताओं की। सबसे पहली विशेषता, तटस्थता वक्रों का ढाल ऋणात्मक होता है। तटस्थता वक्र है वो अपने मूल बिंदु से नत्तोदर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने क्या बात सीखी, हमने ये बात सीखी थी कि जब एक उपभोक्ता दो अलग अलग वस्तुओं की इकाइयों में समान संतुष्टि प्राप्त करता है तो वह उस संतुष्टि को बढ़ाने के लिए, उस संतुष्टि के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या करता है, एक वस्तु की इकाइयां कम करेगा, तभी वो दूसरी वस्तु की इकाइयां बढ़ा सकता है। इसलिए जो तटस्थता वक्र होता है वो क्या होता है, उन्नतोदर होता है। अब यहां हम एक चित्र क की बात करते हैं। अगर मान लो वस्तु y है, उस y के कुछ संयोग या कुछ बंडल दिए हुए हैं। अगर वस्तु y की वो मात्रा a बिंदु पर लेता है तो वस्तु x की मात्रा x1 हो गई। वस्तु y की मात्रा b बिंदु पर लेता है तो वस्तु yx है, उसकी मात्रा है वो ox2 हो गई। यहां हम देख रहे हैं कि x वस्तु की मात्राएं बढ़ रही है लेकिन y वस्तु की मात्राएं क्या है, अपने स्तर पर स्थिर है। तो इस स्थिति में जब एक वस्तु की मात्रा बढ़ रही है और दूसरे वस्तु की मात्राएं स्थिर है तो संतुष्टि का स्तर है वो समान नहीं रह सकता। बात आगे समझ में, वह उपभोक्ता अपने संतुष्टि स्तर पे तटस्थ नहीं रह सकता। तो तटस्थता वक्र है वो क्षैतिजीय एक सीधी लाइन में भी नहीं हो सकता। अब चित्र संख्या ख, दूसरे चित्र की बात करते हैं। चित्र ख और चित्र ग, इनकी बात करते हैं। चित्र ख में भी वही बात है। अब वस्तु x है, उसकी मात्रा स्थिर है, जबकि वस्तु y की मात्राएं वो बढ़ा रहा है। OY1, OY2, OY3 यहां तक पहुंच रहा है। तो x वस्तु की मात्राएं वो स्थिर है। तो वही सेम ही बात है कि एक वस्तु के मात्राएं है वो निश्चित करके दूसरी वस्तुओं की मात्राएं परिवर्तन करने से उपभोक्ता है वो संतुष्टि का स्तर है उस पर तटस्थ नहीं रह सकता। तो जो तटस्थता वक्र है वो ऊर्ध्वाधर वक्र भी नहीं हो सकता, वर्टिकल लाइन पे भी नहीं आ सकता। अब है तीसरी, तटस्थता वक्र है उसका जो ढलान है वो लिए हुए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, x वस्तु है, उसकी मात्राएं x1 प्राप्त करता है, संतुष्टि स्तर x1 पर है, तो वस्तु y की y1 पर है। अब वह y1 की मात्राएं बढ़ा रहा है तो इधर x1 की मात्राएं बढ़ रही है। जब यहां दोनों की मात्राएं बढ़ रही है, लेकिन यहां ध्यान देंगे कि y1 से y2 तक जाने में जितनी मात्राएं वो बढ़ा रहा है उसके अनुपात में x1 से x2 की तरफ जाने पर मात्राएं क्या हो रही है, बढ़ तो रही है लेकिन उस अनुपात में कम है। ठीक है, तो इस स्थिति में भी तटस्थता वक्र है वो ढलान लिए हुए नहीं हो सकता, ये कर्व भी नहीं बनता। तो हमने देखा कि जो तीन स्थितियां हैं उन तीनों स्थितियों में तटस्थता वक्र है वो नहीं बन सकता। वो इसलिए क्योंकि तटस्थता वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। क्यों होता है ऋणात्मक? क्योंकि वो जो तटस्थता वक्र होता है उसमें एक वस्तु के इस्तेमाल करने से अगर दूसरी वस्तु को प्राप्त करते हैं तो पहली वस्तु की इकाइयां हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला, तटस्थता वक्र मूल बिंदु के नत्तोदर होता है। कैसे होता है नत्तोदर? देखो, सिंपल सा फंडा है। नत्तोदर कैसे होगा? नत्तोदर ऐसे होगा, देखो हम इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। वस्तु x, वस्तु y, ठीक है, उपभोक्ता वस्तु y है वो OY1 पर की कुछ इकाइयां इस्तेमाल कर रहा है तो OX है। अब अगर उससे मात्रा OX2 तक ले जानी है, OX2 तक ले जानी है तो उससे y की मात्राएं MA तक कम करनी पड़ेगी, तब वो जाके OX2 पर पहुंचेगा। ठीक है, अगर उसे OX3 तक मात्राएं ले जानी है, कहां तक ले जानी है, OX3 तक, तो उस मात्रा को वो क्या करेगा, y की मात्राएं NB तक कम करनी पड़ेगी, तब वो जाके यहां तक पहुंचेगा।
तो तटस्थ वक्र उन्नतोत्तर क्यों होता है? क्योंकि जब एक वस्तु की इकाइयां बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की इकाइयां वो क्या होती है? कम होती चली जाती है। इसलिए जो तटस्थ वक्र है वो उन्नतोत्तर होता है। तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। तटस्थ वक्र है वो एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों नहीं काटते भाई? क्यों? क्योंकि देखो, अगर इस डायग्राम पे समझते हैं, अगर P बिंदु है, P बिंदु पर तटस्थ वक्र PQ बनता है, तो हम ये मानते हैं P इज इक्वल टू Q। बात सही है। अगर तटस्थ वक्र PR है तो हम ये मानते हैं P इज इक्वल टू R। बात आ गई समझ में? दोनों ही अपनी जगह तटस्थ है। उपभोक्ता PR पर भी संतुष्ट है और PQ पर भी संतुष्ट है। बात आ गई समझ में? अब यहां पर ये तटस्थ वक्र बने हुए, आईसी कर्व बने हुए, लेकिन अगर इनका विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि R है वो Q से नीचे है, R है वो Q से नीचे है, तो P और Q है वो तो संभावना है ही नहीं किसी भी हालत में। तो इस कंडीशन में जब ये स्थिति बनती है तो तटस्थ वक्र है वो कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। यानी QR बराबर Q बराबर R, ये स्थिति बन रही है। इस स्थिति को देखें तो ये स्थिति कभी भी संभव नहीं होती क्योंकि इसके नीचे है, इसलिए तटस्थ वक्र है वो एक दूसरे को नहीं काटते। तो ये कुछ तीन विशेषताएं। अब बात करते हैं बजट रेखा या कीमत रेखा की। देखो, एक काफी दिनों से चर्चा चल रही है और हमने ये बार बार पढ़ा है, एक उपभोक्ता बाजार में अलग अलग वस्तुओं की इकाइयां खरीदता है। वो उन वस्तुओं की इकाइयों को किस क्रम में और कितनी मात्रा में खरीदे, इसका निर्धारण वो कैसे करता है? सबसे पहले बात करता है वो अपनी आवश्यकताओं की। उसकी जैसी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के हिसाब से वो क्या करता है? मात्राएं खरीदता है। दूसरा, संतुष्टि का स्तर देखता है, ठीक है। उसके बाद वो देखता है अपनी आय। उस आय को वो इस तरह से खर्च करना चाहेगा जिससे उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं पहले संतुष्ट और प्राप्त और उसके बाद अन्य आवश्यकताएं हो। तो जो बजट रेखा होती है वो क्या बताती है? ये रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। बजट रेखा उसको बताती है एक उपभोक्ता की सीमित आय जिसमें वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संयोगों को प्राप्त कर सके। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को क्या कर सके? संयोगों को प्राप्त कर सके। अगर बाजार में n वस्तुएं हैं, n का मतलब कई प्रकार की वस्तुएं हो गई, और इनकी कीमतें क्रमशः P1, P2 और Pn में दी जाती है, तो उपभोक्ता की आय m है। तो बजट समीकरण इस प्रकार दी जाती है, m बराबर P1 गुणा x1, यानी x वस्तु की मात्रा के साथ उसकी इकाइयां, प्लस दूसरी वस्तु की कीमत के साथ उसकी इकाइयां। इस तरह से वो अपनी आय है वो इनके आधार पर खर्च करेगा, ठीक है। अब अगर इसको हम बजट लाइन को देखें तो बजट लाइन है ये वस्तु x वस्तु y पर ए बी बजट लाइन है, ए बी बजट लाइन। ये इसके अंदर प्राप्त सहयोग, यानी वो यहां तक इस एरिया में वस्तु की इकाइयां प्राप्त करेगा, और ये बजट लाइन से ऊपर जो टी पॉइंट है ये क्या है? अप्राप्त सहयोग, यानी इस बिंदु पर वो वस्तुओं का जो बंडल है उसको प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आय से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है बजट लाइन, ठीक है। बात आ गई समझ में? अब ए बी बजट रेखा पर नीचे दिए गए बिंदुओं पर ही उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च होती है, यानी इस लाइन पर ही वो अपनी संपूर्ण आय खर्च कर देता है। बजट रेखा का ढाल निम्न प्रकार से दिया जाता है। अब ये ढाल इस तरह से क्यों बनता है? इसका कारण ये हो गया, m कीमत है, उसकी आय है, वो आय कितनी है? x px, यानी x वस्तु की कीमत की और इकाइयों के साथ गुणा, y वस्तु की कीमत और y वस्तु की इकाइयों के साथ गुणा। अब अगर y वस्तुओं की इकाई और गुणा, यानी y वस्तु पर कितना खर्च करना चाहता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? m माइनस x गुणा px, और y बराबर y पर उसको मिलने वाली संतुष्टि वो क्या रहेगी? m बटे py माइनस px बटा py माइनस x, सॉरी गुणा x, ये रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो अपनी आय प्राप्त करेगा। अब एक चीज सोचो, ये बजट लाइन कैसे तैयार होती है? मान लो उपभोक्ता है वो दो वस्तुएं हैं x और y, वस्तुएं कितनी है? दो, x और y। x वस्तु है उसकी कीमत है 1 रुपया, x वस्तु की कितनी है? 1 रुपया, और y वस्तु की कीमत है 2 रुपए, और उसकी कुल आय है 80 रुपए। कुल आय कितनी है? 80 रुपए। अब वो क्या करेगा? अगर वो y वस्तु की 40 इकाइयां खरीदता है, कितनी इकाइयां? 40,
इसका मतलब यहां पर रहेगा, वो सिंपल सी बात है, यहां पर रहेगा। तो वह सारी की सारी आय किस पे खर्च कर रहा है? वाई वस्तु पर। और अगर मान लो एक्स वस्तु की 80 इकाई खरीद रहा है तो वो कहां रहेगा? यहां। तो वो सारी आय किस पर खर्च कर रहा है? एक्स पर। तो वाई की कोई आय इकाई नहीं खरीद पाएगा। तो इस प्रकार से इस आय में यानी 80 रुपए की आय में वो विभिन्न प्रकार के संयोग तैयार करेगा जिससे उसकी आय है वो क्या हो? संपूर्ण खर्च हो जाए। इस तरह से वो संयोग प्राप्त करेगा और वो संयोग उसे कहां मिलेंगे? वो संयोग मिलेंगे उसे ए और बी लाइन पर ही, ना तो इसके अंदर मिलेंगे ना इसके बाहर। हाँ, अंदर प्राप्त कर सकते हैं। आप कहोगे सर उसके पास आय है तो वो ये प्राप्त संयोग है यहां ले सकते हैं, यहां ले सकता है, लेकिन अगर इस एस क्षेत्र में वो अपनी आय लेगा तो उसकी आय है उसमें बचत आएगी। उसमें क्या आएगी? बचत। जबकि यहां हम क्या समझते हैं? बचत की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी वो संपूर्ण आय व्यय करेगा। तो एस क्षेत्र है उसमें नहीं ले पाएगा। अगर एस क्षेत्र में लेगा तो उसकी संतुष्टि का स्तर क्या रहेगा? कम रहेगा। कल हमने तटस्थ मानचित्र में ये बात पढ़ी थी कि नीचा तटस्थ वक्र इसका मतलब संतुष्टि स्तर कम, ऊंचा तटस्थ वक्र इसका मतलब संतुष्टि स्तर ज्यादा। और टी क्षेत्र में भी वो नहीं ले सकता क्योंकि टी क्षेत्र में अगर उसे संतुष्टि लेनी है, इकाइयां प्राप्त करनी है, तो उसकी आय नहीं है, उसका बजट नहीं है उतना। तो ये जो 80 रुपए के जो संयोग है एक्स वाई वस्तुओं की वो हमें कहां मिलेंगे? ए और बी लाइन पर मिलेंगे। तो बजट लाइन क्या होती है? सबके समझ में आ गया? ठीक है। अब इस सारा अध्ययन करने के बाद इस टॉपिक का अंतिम बिंदु उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता संतुलन कहां प्राप्त करता है? हमने तटस्थ वक्र देखा कि उपभोक्ता है वो दो अलग अलग वस्तुओं की विभिन्न प्रकार की इकाइयों का इस्तेमाल करने पर जहां वो संतुष्ट होता है वो तटस्थ वक्र होता है, या संतुष्टि पर जो तटस्थ होता है वो संतुष्टि का तटस्थ स्तर रहता है। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा बजट लाइन। उपभोक्ता संतुष्ट तो कई इकाइयों पर हो सकता है, लेकिन उन इकाइयों को प्राप्त करने के लिए उसे किस चीज का व्यय करना पड़ेगा? अपनी आय का व्यय करना पड़ेगा। और आय है वो एक स्थिर चर है, स्थिर इकाई है आय, ये बात हमने की थी। तो जितनी उसकी आय है वो उसी स्तर पर वो क्या करेगा? प्राप्त करना चाहेगा। तो अब यहां देखते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन कहां आएगा। पहला, जहां बजट रेखा व तटस्थ वक्र स्पर्श करते हैं, यानी इस कंडीशन में देखो मैंने IC1, IC2, IC3 तीन तटस्थ वक्र बनाए, इंडिफरेंस कर्व बनाए हैं। अब यहां हम देख रहे हैं कि ए और बी जो बजट लाइन है उसको IC कर्व, IC2 कर्व है वो Q बिंदु पर, कहां पर? Q बिंदु पर टच कर रहा है, Q बिंदु पर। तो उपभोक्ता का संतुलन यहां होगा। ठीक है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपात के बराबर होती है, यानी MRS XY PX PY के अनुसार। ठीक है। यानी उसकी कीमत है वो जितनी मात्राओं में परिवर्तन करेगा, मात्राओं में क्या करेगा? परिवर्तन। वो परिवर्तन किस पर रहेगा? ए बी बजट लाइन पर रहेगा। तो प्रतिस्थापन की दर है वो संतुष्टि स्तर पर समान रहेगी। यानी एक वस्तु के लिए वो 40 रुपए खर्च कर रहा है, दूसरी वस्तु के लिए भी 40 रुपए कर रहा है, तो संतुष्टि स्तर समान है। एक वस्तु के लिए 20 रुपए व्यय कर रहा है, दूसरी वस्तु के लिए वो 60 रुपए व्यय कर रहा है, तो भी वो क्या होगा? उसका संतुष्टि स्तर होगा। तो इसका अनुपात क्या होगा? समान होगा। ठीक है। तीसरा है तटस्थ वक्र नत्तोदर होना चाहिए। तटस्थ वक्र नत्तोदर, और नत्तोदर कब होता है? जब प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो समान चलती है, लागू होती है, तब वो वक्र कैसा होता है? नत्तोदर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता संतुलन अपना तटस्थ वक्र पर इस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, यानी सीमांत दर गिरती हुई होती है तभी वो नत्तोदर होता है। ठीक है। उपभोक्ता संतुलन है, आप इस चित्र के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? कंक्लूजन क्या लेते हैं? हमने दो विधियां पढ़ी, क्रमवाचक विश्लेषण और गणनावाचक विश्लेषण। तो दोनों का कंक्लूजन यह है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो क्रमवाचक विश्लेषण है जो हम ये पढ़ रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसके मापन में? उपभोक्ता के संतुलन में। जबकि गणनावाचक है वो आधुनिक परिवेश में सही स्थिति नहीं बताता, क्योंकि सबसे पहली बात क्या बताई थी? गणनावाचक में संतुष्टि का स्तर है या उपयोगिता है उसको गणना की जाती है, जबकि उपयोगिता का गणितीय स्कोर बताना संभव नहीं होता। ठीक है। तो आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तटस्थ वक्रों की विशेषताएं पढ़ी, तटस्थ वक्रों की विशेषताएं क्या होती है, उसके बाद बजट रेखा या कीमत रेखा क्या होती है, और बजट रेखा और कीमत रेखा, तटस्थ बजट रेखा तथा कीमत रेखा है दोनों जो तटस्थ वक्र है उसके साथ किस तरह से सहयोग करके एक उपभोक्ता का संतुलन प्राप्त करने में मदद करती है। ठीक है। तो आज के चैप्टर में इतना ही। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो मैंने आपको बोर्ड पे करवाए हैं, उनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है।
रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर जल्दी ही मैं आपको बता दूंगा। आपके जो ट्यूटोरियल है उस पर इमेज डाल दी जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।